नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। संसद में आज फिर नहीं सामना कर पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। संसद का आज ये सत्र का 12वां दिन था, जो 5-5 दिन 2 सप्ताह चल गया। कल सोमवार चल गया, आज यानी 12 दिन गुजर गए, जो 19 दिन टोटल संसद चलनी थी। उसमें से 13 अगस्त को इस संसद का 17वां हो जाएगा। लेकिन इन 12 दिन में अभी तक 12 घंटे संसद नहीं चल पाई है। सिर्फ अगर एजुकेशन बिल जो आया था, अमेंडमेंट बिल आया था 2026, उसे छोड़ दो तो उसके बाद तो 3 घंटे भी लगातार संसद नहीं चली। आखिर क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामना करने से कपकपा रहे हैं? क्या है जो अमित शाह जैसा दमदार, शानदार, ताकतवर, अथाह, दिमागदार, चाणक्य संसद क्यों नहीं आ रहे? दिल्ली पर जवाबदेही अमित शाह की है। अब आते तो ये दतिया और बांकीपुर और हो गया। दतिया को तो एक बार को कमजोर डाल दो, क्योंकि मोहन यादव ने कह दिया कि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। लेकिन बांकीपुर पे क्या कहोगे नितिन नवीन से, जो पिछले 1990 से लेकर बाप बेटे की सीट थी, उस पर क्या कहोगे? तो कई सवाल हैं, अंदर अंतर द्वंद्व है। और मोहन भागवत कह रहे हैं कि चिंता मत करो मोदी और शाह, जैन जी को हम संभाल लेंगे। लेकिन मोहन भागवत पुराने जमाने के, वो पूछेंगे स्वल्पाहार लिया कि नहीं लिया, भोजन किया कि नहीं किया, आपने ध्वज प्रणाम किया कि नहीं किया। और बच्चे कहेंगे कुछू पुछू कुछू पुछू। तो क्या बोलेंगे मोहन भागवत जब वो पूछेंगे कुछू पुछू पुछू कुछू? तो क्या बोलेंगे मोहन भागवत? ऐसे में सवाल है सर आपसे, लेकिन उससे पहले मैं खरगे जी ने क्या बोला है गेट पर, वो सुनवा के फिर आपसे मैं पूछूं। अगर शुरू होगा तो सारी चीज चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे। और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं। और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा सर? क्या वजह है कि नहीं, वो आप लोग की जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं आ रहे। अब सर आपने सुन लिया, क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, हमारी और आपकी प्रतिक्रिया से ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया संघ की आ रही है शिव कुमार जी। मोहन भागवत जी अब जैन अल्फा उनसे बात करने जा रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत ये नहीं जानते कि संघ अभी तक बैठक, भोजन और विश्राम, ये एक जुमला चलता है संघ के लिए कि संघ में क्या होता है, बैठक, भोजन और विश्राम। और सबसे गंभीर टिप्पणी तो की है सावरकर ने संघ के बारे में। प्रामाणिक टिप्पणी है शिव कुमार जी, हमारे दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। सावरकर कहते थे, उन्होंने लिखा है कि संघ के स्वयंसेवक की समाधि पर जो शिलालेख लगा होगा उसमें लिखा होगा, वो जन्मा, शाखा में गया और मर गया। यानी संघ के स्वयंसेवक ने देश के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ शाखा में जाता था जन्म लेने के बाद, और उसके बाद दुनिया को छोड़कर चला गया। कोई भूमिका, कोई योगदान उसका समाज के लिए नहीं रहता है। मोहन भागवत जिस पीढ़ी से बात करना चाह रहे हैं उसकी न वे भाषा जानते हैं, न उसका व्याकरण जानते हैं, न उसके हास परिहास के शब्द जानते हैं,
वे बुलाएंगे तो हो सकता है चलते चलते कोई उसमें से कह दे, वो उसका अर्थ हमें भी नहीं मालूम दरअसल, चलते चलते कह देगा वास्ते गुना हुइया और कहकर चल पड़ेगा। अब ये वास्ते इन गुना हुइया क्या भला है हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त जंतर मंतर के आंदोलन भारत की युवा पीढ़ी और पूरी दुनिया में एक जुमले के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। उसका वास्तविक अर्थ कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कहा कि हाउ कैसे हो, उसने कहा ठीक है, अंग्रेजी में जो भी है, उसका अपभ्रंश होते होते चल पड़ा वास्तेन गुना हुइया। कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। मोहन भागवत को भी कोई ऐसे करके चल पड़ेगा। तो बात डर की है। डरा हुआ तो संघ है, संघ के सुप्रीमो है। आज से पहले किसने कल्पना की थी? सर किस जी वो डरे क्यों नहीं? मोदी जी ने अब तक तो किसी ने, कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि वो एनजीओ है। कांग्रेस तो उन्हें एक स्वयंसेवकों का संगठन मानती थी। वो जानती थी कि ये जो कुछ न कुछ तो कर ही आते हैं, कहीं बाढ़ फाड़ में जाके, कहीं कभी कुछ तो जाते हैं, अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराते हैं। वही संघ को प्रधानमंत्री ने लाल किला की प्राचीर से ये कहा ये एनजीओ है और इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसके पास कोई खाता बही नहीं है। तो एक दूसरे के वस्त्र तो वो उतार रहे हैं, तो संघ तो इस बात से चिंतित होगा। देखिए, संघ को चिंता इस बात की है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी की सरकार नहीं रही तो उसके बहुत सारे क्रियाकलापों पर अंकुश लग जाएगा। ये जो 7-7, 8-8 मंजिल की अट्टालिकाएं बनी हैं, संघ के पास इस वक्त पूरे देश में हजारों एकड़ जमीन होगी, संघ के मुख्यालय बन गए हैं, संघ के आनुषंगिक संगठनों के दफ्तर बन गए हैं, उनकी तमाम ऐसी इकाइयां काम कर रही हैं जो सरकार जाते ही ठप पड़ सकती हैं। इसलिए वे डरे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया लाल किले की प्राचीर से एनजीओ, प्रियंक खड़गे तो हिसाब मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के कागज मांग रहे हैं। ये जो डर है ये सरकार से लेकर संघ तक सबको व्याप रहा है। इसी डर की वजह से संसद नहीं चल पा रही। अब आज के मूल विषय पर आते हैं। ये वर्षाकालीन सत्र अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कितने 19 दिन का सत्र है ना, शायद 19 दिन का 19 दिन का सत्र है और 12 दिन आज निकलते जा रहे हैं। आज भी सदन नहीं बैठेगा। दोनों सदनों में यही हाल रहेगा जो पिछले इतने दिनों से है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, वो इसका मर्म है पूरा। उन्होंने कहा दो बातें हैं, या तो अमित शाह डरे हुए हैं या वे संसद को अपमानित करना चाहते हैं कि हम नहीं आ रहे सदन में, हमारी निगाह में संसद का कोई औचित्य नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे चाहे वैसे देश को और सरकार को चला सकते हैं, चलाकर दिखा रहे हैं। उन्हें संसद की जरूरत नहीं है। वो तो उनकी मजबूरी है कि संविधान संशोधन विधेयक हो, कोई कानून नया बनाना हो, उसके लिए उन्हें सदन का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार तो सदन में आए बिना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गैर मौजूदगी में ये एजुकेशन बिल आ गया। तो सीधी बात है कि वे सदन का सम्मान नहीं करते, इसलिए सामने नहीं आना चाहते। दूसरा है डर, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। डर इस बात का है कि संसद के भीतर खड़े होकर इन जरूरी मुद्दों पर क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे। कैसे अमित शाह इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में 20 जुलाई को पुलिस ने पैलेट गन कैसे चलाई, जिस पैलेट गन के चलाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी कई तरह की पाबंदियां हैं, उसका प्रोटोकॉल बना हुआ है। भारत में भी उसका प्रोटोकॉल है, वो कैसे चलाई गई। सीवान में AK-47 कैसे चली। देश का केंद्रीय गृह मंत्री तो पूरे देश की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, और अगर राज्य वाले जिम्मेदार हैं तो आप उस राज्य सरकार पर कार्रवाई कीजिए। किसी भी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, तेलुगु देशम की हो, बीजेपी की हो, सरकार जवाब तलब करे AK-47 कैसे चली सिविलियंस पर। तो अमित शाह जवाब देने की स्थिति में है नहीं।
नरेंद्र मोदी 5-5 रीलें 5-5 वीडियो बनाकर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि संसद में आ पाए। संसद में आए हैं, आज आए, अपने चैम्बर में बैठकर चले गए। संसद में आना और सदन के भीतर अपनी कुर्सी पर बैठना, प्रधानमंत्री के लिए जो आवंटित स्थान है वहां पर बैठकर विपक्ष को सुनना, विपक्ष के आरोपों को झेलना, फिर अपना जवाब देना। खड़गे ने यही तो कहा है कि आप अपनी बात कहिए, विपक्ष की बात सुनिए, आगे चलने दीजिए सदन को। लेकिन मोदी और शाह का इतने दिनों तक सदन से डर कर भागे रहना, अब तो सीधे कहना पड़ेगा, यद्यपि हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं वे सदन से भाग रहे हैं। वे कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का सामना नहीं करना चाहते। वे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बहुत लंबी फहरिस्त है बेबाक बोलने वालों की, संजय सिंह इत्यादि, उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और ऐसा शायद अपवाद स्वरूप पहले कभी हुआ हो तो हुआ हो, वरना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार इतने दिन तक सदन से गैर हाजिर रहे। ऐसा नहीं होता। अंततः आपको एक ना एक दिन तो सरकार सदन का सामना करना ही पड़ेगा। अपना लिखित बयान ले आइए जी। संसद में आज सब मौजूद थे, अभी वो तस्वीरें भी आपके समक्ष ला रहा हूं। आज मंगल मिलन था, आज मंगलवार है, हमें अभी याद आया। अब मंगलवार को मंगल मिलन होना था। मंगल मिलन होना था तो उसमें नितिन नवीन, उसमें अमित शाह, वीडियो सामने आ गया है। अब वीडियो तो सर नहीं छुपा सकते और तो सब कुछ छुपा लोगे, और वो बिना आवाज वाला आपके समक्ष स्क्रीन पर है। अभी अब ये सबूत को कैसे कह सकते हो संसद में नहीं है, बताइए। नहीं, और इस हर मंगलवार को होता क्या है मंगल मिलन में? संसद में मंगल मिलन हर मंगलवार को करके क्या करते हैं? उन्हें बताते हैं कि विपक्ष को गालियां देते रहो, विपक्ष पर चढ़ते रहो, नेहरू को कोसते रहो, इंदिरा को लपेटते रहो, हमारे पास कोई नहीं है, अगर आप सदन में उन्हें रोक सकते हो तो रोकते रहो। मैं तो सीधा बता रहा हूं, इतना है उनका प्रोग्राम। देखिए बैठे नितिन नवीन से पूछ रहे हैं कि बेटा बता तो दो, हमने तुम्हें बॉस मान लिया, तुम अपनी सीट हार गए, हमें बताओ तो क्या हुआ, पूछ रहे हैं। आपस में बात कर लेंगे। बॉम्बू मीडिया तो कोई कभी पूछ नहीं पाएगा नरेंद्र मोदी से, आमने सामने कभी मिल जाए। अमित शाह भी ऐसे ही सर झुकाए बैठे हैं। जब सीता मां का स्वयंवर चल रहा था और वो धनुष नहीं टूट पा रहा था, तो जब जनक जी सर झुकाए बैठे थे, वैसे ही अमित शाह सर झुकाए बैठे। देखो ना, कभी इधर देख लेते हैं, कभी उधर देख लेते हैं। बांकीपुर का धनुष नहीं तोड़ पाए, लड़कों की हड्डियां तोड़ रहे हैं, छात्र छात्राओं पर कहर बरपा रहे हैं। इसका जवाब तो सदन में देना पड़ेगा। मंगल मिलन में थोड़ी कोई जवाबदेही तय होगी आपकी पार्टी के। ये जो वीडियो सर भेजे जाते हैं वो इसलिए सिर्फ जानबूझ के भेजे जाते हैं कि जनता को गुमराह करने का ये जो नया खेल है वो होता रहे कि हम तो संसद जा रहे हैं, विपक्ष हमको नहीं बोलने दे रहा। तो सर देखिए क्या मजाक बना दिया है। विपक्ष कैसे रोक लेगा ट्रेजरी बेंच को बोलने से? जिम्मेदारी तो ट्रेजरी बेंच की है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जब विपक्ष में थे तब कहा करते थे कि सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके संसदीय कार्य मंत्रियों को कोसा जाता था। अब कोई नहीं पूछ रहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, किरण रिजिजू की, सदन के नेता प्रधानमंत्री की, किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए इस मंगल मिलन के जरिए एक तरह से सदन का भी अपमान कर रहे हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे सदन को अपमानित करना चाहते हैं कि देखो हमारा साहस, हमारा दुस्साहस देखो कि हम आए हैं संसद भवन में, परिसर में आए, मंगल मिलन कर रहे हैं किसी हॉल में। हमें हॉल का नाम नहीं मालूम, क्या नाम है इसका। उनका काफिला, उनकी मोटरकेट, कारकेट सब सदन के दरवाजे तक आए, सदन के भीतर गए, लेकिन उस मुख्य सदन में नहीं गए जहां पर बैठकर चर्चा होती है। तो अब ऐसा ही लोकतंत्र चलेगा मोदी शाह के युग में। और विपक्ष की लड़ाई इस वक्त बिल्कुल वाजिब चल रही है। प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को सदन में आकर जिम्मेदारी लेना चाहिए। चलिए आप इस्तीफा मत दीजिए, अमित शाह इस्तीफा न दें,
लेकिन जब विपक्ष ये सवाल पूछे कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था, कीलें लगी हुई लाठियां कहां से आई, पुलिस के साथ बिना वर्दी वाले सिविल क्लॉथ वाले लोग कौन थे? आरएसएस के स्वयंसेवक थे या सचमुच में पुलिस के जवान थे? सदन के ही एक सदस्य, लोकसभा के सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में ही हमला हुआ, उस पर जवाब देते हैं गृह मंत्री अमित शाह। कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उस पर कोई चिंता जताई है। कोई ट्वीट आया क्या अशोक कुमार जी? नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो पप्पू यादव, ये उनके दिमाग में तो पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया, तो वो कैसे लिख देंगे? ये आपकी जान को भी खतरा है सर। सबसे बड़ी समस्या ये हो गया कि ये जो सनातन और सनातन विरोधी, देश और देश विरोधी जो एक नया तबका बना दिया गया। जैसे आज मैं तो अभी प्रोग्राम किया उसी पर कि बिहार की बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया है कि राहुल तुम गद्दार हो, आओ तुम्हें बताएं तुम्हारे खानदान की गद्दारी। और उसमें सर वो इतना गिर गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा का भी प्रयोग कर लिया है कश्मीर पे जाके। इतना शर्मनाक नहीं हो सकता है। आप सोचिए, विचार कीजिए, मतलब आप राहुल को फंसाने के लिए देश की अस्मिता को दांव पर लगा दोगे। राहुल देश नहीं है, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, अमित शाह देश नहीं है, मोहन भागवत देश नहीं है, न ये सनातन है न हिंदू धर्म है। ये समझना पड़ेगा। हिंदू धर्म आदिकाल से था, है और रहेगा। सनातन आदि अनंत से था, दिगंत से था, और है और रहेगा। लेकिन आरएसएस रहेगा या नहीं रहेगा ये नहीं मालूम। बीजेपी रहेगी कि नहीं रहेगी नहीं मालूम। कांग्रेस थी और आज नहीं है नहीं मालूम। लेकिन हिंदू और सनातन रहेगा। तो कम से कम इसे इतना तो मत बांट दो कि हम और राकेश सर बैठ के आपस में बात भी न कर पाए, एक दूसरे का सुख दुख न समझ पाए। कहां लाके खड़ा कर दिया है तुमने? देखिए, ये सरकार जब से आई है तब से अपने हर विरोधी को, हर वैचारिक रूप से असहमत व्यक्ति को देशद्रोही कहती रही है। उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में बंटवारा दिखाई दे रहा है। एक तरफ वे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थक हैं, आरएसएस के समर्थक हैं, खुद को देशभक्त साबित करने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस सरकार से इमेज लगा दी हमने बिहार बीजेपी की। बताइए, आओ राहुल तुम्हें बताएं, गद्दारी तुम्हारे खानदान की। इंडिया का नक्शा बना हुआ है, शीर्ष पर कश्मीर है और उसमें पीओके को जोड़ के उस पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। इस हकीकत से तो कोई इनकार कर नहीं सकता कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारे आधिपत्य में नहीं है, इसीलिए तो हम उसको पीओके कहते हैं। उधर पाकिस्तान कहता है भारत ऑक्युपाइड, इंडिया ऑक्युपाइड एरिया कश्मीर। तो इसको लेकर राहुल गांधी को देशद्रोही कहना, ये भारत की राजनीति को रसातल में ले जाने का एक और कदम है। हम बात कर रहे थे देशद्रोही और देशभक्त की। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितने अलोकतांत्रिक हैं, इनकी मूल विचारधारा कितनी फासीवादी है, इसका ताजा प्रमाण है संघ के एक बड़े पदाधिकारी अतुल लिमये का बयान, जो उन्होंने लिखा है कि जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले सब विदेशी इशारे पर काम करने वाले लोग थे। उन्होंने, अतुल लिमये ने यहां तक लिखा है कि ये आंदोलन अलोकतांत्रिक था, इसमें जो लोग शामिल थे वे देश विरोधी हैं, एंटी नेशनल हैं। आज से पहले किसी जन आंदोलन को इस तरह देशद्रोही कब कहा गया था? अन्ना हजारे का आंदोलन, निर्भया के समय का आंदोलन, लाला रामदेव का आंदोलन, संघ की ही एक शाखा भारतीय किसान संघ, उसने किसानों के आंदोलन किए। भारतीय मजदूर संघ, मजदूरों का आंदोलन किया आरएसएस के लोगों ने। क्या हमने कभी ऐसे आंदोलनों को लोकतंत्र विरोधी कहा? कभी कहा कि ये देश विरोधी लोग हैं, ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं?
तो इस स्थिति में इस वक्त भारत के राजनीतिक विमर्श को बीजेपी ले आई है कि युवाओं को, बच्चों को, उसमें बहुत बड़ी तादाद नाबालिगों की भी है, उन सबको आप देश विरोधी बता रहे हैं, उन सबको लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मूल विचार कितना ज्यादा क्रूर और निष्ठुर विचार है। जी सर, तो फिर क्या ऐसे आज 12 दिन तो चले गए। पिछली बार आपने देखा कि बड़े बड़े गणतज्ञ आ गए थे कि 4 करोड़ रुपया घंटा संसद की कार्यवाही का खर्चा आता है, हमारे टैक्स का पैसा है। कोई नहीं आ रहा इस बार, कोई हिसाब लेके नहीं आ रहा कि ये कितना खर्च हो रहा है और अगले 7 दिन में क्या होगा, क्योंकि कल बुध होगा, बृहस्पति, शुक्र, 3 दिन तो इस सप्ताह चलेगा और इस सप्ताह के बाद 3 दिन अगले सप्ताह में चलेगा, क्योंकि फिर वो 13 अगस्त आ जाएगा और 13 अगस्त के बाद फिर 15 अगस्त की तैयारी है, तो उससे 2 दिन पहले संसद रोक दिया जाएगा। तो आखिर इस संसद सत्र को ऐसे चला के फायदा क्या है? एक भी अब तक काम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि चर्चा इस बात पर हो रही होगी कि अंतिम 2 दिन हंगामा करते हुए हमें जो कुछ विधेयक हैं वो पास करा लिए जाए, विपक्ष को बाइकआउट करा दिया जाए, तब तक इसे खींचो, कहते नहीं है, थोड़ी गाड़ी और खींचो, तब तक खिंच जाए, तो तब तक 1-2 दिन में जो बीजेपी का हार का ये मंगल मिलन में इसी की तैयारी होती होगी। वो संसद सत्र के खर्चे का हिसाब बताने वाले लोग ये क्यों नहीं पूछ रहे कि 12 दिन से संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो क्यों नहीं चल रहा? खर्चा जो हो रहा है बिना काम के, खर्चा तो होता ही है संसद के संचालन में, लेकिन अगर पूरा सत्र बिना कामकाज के चले तो ये तो बड़ा नुकसान है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे का नुकसान है। मतलब ये माने कि मंगल मिलन के जरिए देश के जनता को चिढ़ाया जा रहा है कि हम नहीं जाते संसद, आप बुला के दिखा लो, नहीं जाएंगे। नहीं, हम संसद जाते हैं लेकिन सदन में नहीं मिलन करेंगे, संसद में ही बैठ के मंगल मिलन करेंगे, लेकिन सदन नहीं जाएंगे। सदन में नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये संसद का ही नहीं, देश के आम नागरिकों का भी अपमान है, मतदाताओं का अपमान है, जिन्होंने चुनकर आपको वहां भेजा है, सरकार में बिठाया है। तो वो जो लोग संसद न चलने देने पर हिसाब किताब, बही खाता लेकर बैठ जाते हैं, उन्हें एक तो ये बताना जरूरी है कि इस हिसाब किताब के बिगड़ने, इस नुकसान के पीछे सरकार ज्यादा बड़ी जिम्मेदार है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहा मान लीजिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की बात मान लीजिए, सदन में अपना वक्तव्य दीजिए, विपक्ष को बोलना दीजिए, फिर उसके बाद आपको जो करना है कर लीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। अल्टीमेटली सरकार जो चाहेगी वही होगा, कोई भी बिल पारित कराना होगा करा ही लेगी। लेकिन संसद के मुखिया, सदन के मुखिया और गृह मंत्री, जो सबसे जिम्मेदार लोग हैं देश की हर चीज के लिए, कानून व्यवस्था से लेकर शौचालय के उद्घाटन तक के लिए, उन्हें सदन में तो आना चाहिए। इतना डरना तो सचमुच में देश के लिए आश्चर्य का विषय है। लोग हैरान हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इतना डरते हैं कि 12 दिन से सदन में नहीं आ रहे। ये गतिरोध उनके आने से ही टूटेगा। हम नहीं जानते कि इतनी बदनामी, इतना अपयश लेकर भी वे सदन के भीतर क्यों नहीं आ रहे हैं, अपना क्यों वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। जी चलिए सर, अब इंतजार करते हैं। आज तो अब क्या है, 2 बजने जा रहे हैं, 5 बजे तक संसद का कार्य समय होता है, उसके बाद संसद स्थगित कर दी जाती है। लेकिन क्या कल कुछ अच्छा होगा? कल होगा तो कल दर्शकों को बताएंगे। बाकी कुछ लग नहीं रहा है, भरोसा टूट रहा है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भारत की अस्मिता को पाकिस्तान के साथ मत समेटिए। पाकिस्तान बहुत घटिया और कंगाल देश है, हम फिर एक शानदार और एक जानदार देश है। हमारी इज्जत आबरू बनी रहने दीजिए। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।